मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो आपकी जानकारी भर के लिए है। इस वीडियो को देखकर किसी भी प्रकार का निवेश मत करिए, क्योंकि ये सिर्फ एस्ट्रो सलाह है। इसमें कुछ भी टेक्निकल या फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो टेक्निकल चार्ट ज़रूर चेक करिए, अपने निवेश सलाहकार की मदद ज़रूर लीजिए। तो वीडियो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर है। थंबनेल तो आपने देख लिया कि गोल्ड सिल्वर वोलेटाइल। वोलेटाइल इसलिए लिखा क्योंकि जो अगले हफ्ते एस्ट्रो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनमें से 3 कॉम्बिनेशन नेगेटिव साइड के हैं, 3 पॉजिटिव साइड के हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको गोल्ड सिल्वर अगले हफ्ते भी ऐसे जिगजैग करता नजर आए, लेकिन एंडिंग इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए जो एस्ट्रो साइकिल बता रहा है। तो पिछले हफ्ते भी यही था कि वोलेटाइल था, लेकिन एंडिंग हमने पॉजिटिव देखी है। भले ही थोड़ी कम पॉजिटिव देखी, लेकिन पॉजिटिव साइड पे है। तो यहाँ पर जब आज हम बात कर रहे हैं, ये सैटरडे का दिन है और ईरान ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। ईरान अब ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, ख़ासतौर पर जब उसने 2 जेट मार गिराए हैं जो रेस्क्यू कर रहे थे पायलट, अमेरिका के पायलटों को जो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर रहे थे उनको ऊपर भी अटैक किया है। तो ईरान अब अग्रेसिव है, तो यहाँ पर जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज की डेट में नजर आ रही है। आगे क्या होगा एस्ट्रो साइकिल में सब बताएंगे आपको। तो जब बाजार बंद हुआ तो गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, तो इसका मतलब थर्सडे बाजार बंद हो गया। आज हम शनिवार को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बाजार जब बंद हुआ तो गोल्ड की क्लोजिंग थी $4702, यानी कि 4702। ये लगभग आधा % ऊपर बंद हुआ है। मैं कॉमेक्स की बात कर रहा हूं। और वीकली गेन यदि हम देखते हैं तो करीब 4% के आसपास का, 3.79% के आसपास का वीकली गेन है गोल्ड में पिछले हफ्ते का, यदि इसको कंपेयर करेंगे। और सिल्वर यदि हम देखते हैं तो सिल्वर 0.34% के आसपास बंद हुआ है। मैं ये डाटा आपको कॉमेक्स की क्लोजिंग दे रहा हूँ, इंडिया के रुपये के ऊपर भी आगे आएंगे। तो ये जो है वो 73.17 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। 0.34% यानी कि 0.34% के आसपास का गेन है, इसमें बंद हुआ है। और वीकली गेन जो कॉमेक्स के ऊपर बता रहा है वो करीब 4.80-83% के आसपास का है। तो ये तो कॉमेक्स के ऊपर इसकी क्लोजिंग थी, क्योंकि वो वीकली टू वीकली क्लोजिंग दे रहा था, तो ये डाटा यही सामने आता है। लेकिन जब हम इंडिया में आते हैं तो इंडिया में चीज़ें थोड़ी सी बदली हुई नजर आती हैं। उसका रीज़न क्या है वो भी एक्सप्लेन करेंगे, आगे वीडियो में लगातार एक्सप्लेन करते रहेंगे। गोल्ड जो बंद हुआ है वो 149,680 पे बंद हुआ है। ये लगभग 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है थर्सडे को। हमारा बाजार बंद होने के बाद वहां पर स्थिति इंप्रूव हुई थी, इसलिए उनकी क्लोजिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेटर नजर आ रही है। हमारे यहाँ पर गोल्ड गिर कर बंद हुआ है 2.62%, और ये रुपी टर्म में गिरा है 428 रुपये। ये MCX की मैं रेट बता रहा हूँ। 27 मार्च की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 147,255 के ऊपर, यानी कि जो टोटल गेन हफ्ते में हुआ वो 2425 रुपये का हुआ है गोल्ड में। सिल्वर की यदि हम बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो काफ़ी डाउन रहा है, 11,000 रुपये के आसपास नीचे क्लोजिंग दी है सिल्वर ने। 2,32,495 के ऊपर बंद हुआ है, करीब 4.5% नीचे बंद हुआ है। 27 मार्च की इसकी क्लोजिंग 2,27,954 थी। इसके हिसाब से 4,541 जो है वो अप रहा है इस पिछले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशंस के दौरान। तो ये गोल्ड सिल्वर का डाटा है इंडिया का, ये MCX का है। अब इसमें इतना शार्प फॉल क्यों है? इस शार्प फॉल की इंडिया में रीजन क्या है? सितंबर 2013 के बाद 13 साल बाद ऐसा हुआ कि रुपी 2% चढ़ गया। अब हम गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट करते हैं, अब रुपी चढ़ा है, रुपी मजबूत हुआ है, तो अल्टीमेटली गोल्ड गिर गया। तो उसके कारण थोड़ा सा इसमें फर्क नजर आ रहा है कि रुपी के मजबूत होने के कारण इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट आई है। और रुपी ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ के आसपास टॉप कर गया था, अब वहाँ से अब गिरावट नज़र आ रही है। अब देखिए, हम मान लीजिए हमने 100 रुपये का गोल्ड इंपोर्ट करना है। सीधा सीधा सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। यदि मान लीजिए हमने 100 रुपये का गोल्ड इंपोर्ट करना है और हमारे रुपये की कीमत जो है वो 50 रुपये है, तो कितना तोला आएगा? 2 तोला आ जाएगा, है ना। यदि हमारे रुपये की कीमत डॉलर के अगेंस्ट जो है वो 49 रुपये रह गई, तो गोल्ड ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब सस्ता हो जाएगा। तो जब सस्ता हो जाएगा तो अल्टीमेटली इंडिया में इसके कारण गिरावट आ गई। और फंडामेंटली यदि हम इसको देखते हैं, जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं उससे पहले जो डाटा आए हैं अमेरिका में, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरकर 4.3% रह गया। ये इसके लिए पॉजिटिव नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो होता है US में, वो पिछले हफ्ते का 2,02,000 था, इसका 2,12,000 है।
इसका मतलब यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है वो बढ़ गया है। इकॉनमी वहाँ पर जब 4.3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा तो इम्प्रूव कर रही है, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो अल्टीमेटली ये गोल्ड सिल्वर के लिए बुलिश नहीं है, ये बेरिश ट्रेंड है एज फार एज यूएस इज कंसर्न। क्योंकि यूएस में क्या होता है, जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती है वैसे वैसे सेंट्रल बैंक जो है उनका फेडरल रिजर्व है उसके पास ब्याज दरें कम ना करने का एक रीज़न रहता है। जब ब्याज दरें कम नहीं होती हैं तो मार्केट में पैसा नहीं आता, सिस्टम में जब पैसा नहीं आता है तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर नहीं चल पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। ये बेसिक जो है वो कारण रहते हैं यूएस में गोल्ड और सिल्वर बढ़ने के या गोल्ड और सिल्वर गिरने के। तो इकोनॉमिक रीज़न जो सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं नज़र आते बुलियंस के लिए। लेकिन एक चीज़ अच्छी नज़र आती है, सेंट्रल बैंक का जो डाटा आया, इसने फरवरी महीने का डाटा सेंट्रल बैंक का आया है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आया है, उसमें उसने 20 मार्च तक का डाटा जो है वो एनालाइज किया है। तो जो पोलैंड है पोलैंड है उसने 20 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। फरवरी की नेट बाइंग जो है सेंट्रल बैंक्स की 19 टन की है, यानी कि सेंट्रल बैंक्स का रुझान जो है वो गोल्ड और सिल्वर को, गोल्ड को लेकर बाइंग की तरफ है। मीन पहले ये था कि जनवरी में तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बिल्कुल जो कम हो गई थी, जनवरी के मुकाबले फरवरी बेटर रहा है। उज्बेकिस्तान जो है वो गोल्ड खरीद रहा है, 5वें महीने लगातार उसने बाइंग की है, नेट बाइंग है उसकी 8 टन की बाइंग रही है। जैक रिपब्लिक जो है उसने 2 टन की बाइंग की है, मलेशिया ने 2 टन की बाइंग की है, चाइना ने 1 टन की बाइंग की है, कंबोडिया ने 1 टन की बाइंग की है और टर्की ने 8 टन बेचा है, रशिया ने भी 6 टन बेचा है। ये डाटा जो है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट का है। तो ये तो समझ आ रहा है कि इसमें से एक फंडामेंटल, सेंट्रल बैंक वाला फंडामेंटल, जो सेंट्रल बैंक का भरोसा है गोल्ड के ऊपर, वो कायम है। ठीक है, कुछ खबरें आ रही थी कि ईटीएफ का डाटा कम आ रहा है या गोल्ड ईटीएफ में लोगों का रुझान कम हुआ है, उसको यदि हम देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि नेगेटिव है, लेकिन ये सेंट्रल बैंक जो इंटैक्ट रख रहा है बाइंग को, वो मुझे पॉजिटिव लगता है गोल्ड और सिल्वर के लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। और अगले हफ्ते यदि हम डाटा देखते हैं तो मंडे को आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, ट्यूसडे को यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डाटा है, वेडनेसडे को फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आएंगे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। थर्सडे को यूएस का फाइनल Q4 का जीडीपी आएगा और पीसीई इंडेक्स आएगा, फरवरी में आएगा, फ्राइडे को आएगा यूएस का सीपीआई यानी कि महंगाई का डाटा। तो इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा भी आएगा। तो ये तो फंडामेंटल चीज़ें हो गई। अब एस्ट्रो पे आते हैं, एस्ट्रो में क्या नज़र आ रहा है। सन जो है वो रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सन का रेवती, ये बुध का नक्षत्र होता है, सन का रेवती नक्षत्र में आना गोल्ड और सिल्वर के लिए बुलिश है। राहु की मरकरी के साथ कंजंक्शन होना बुलिश है, ये अच्छा है। मार्स, सन और सैटर्न का आपस में 3 ग्रहों का योग बनना मीन राशि में, ये बुलिश है, क्योंकि मार्स सन दोनों ही गोल्ड के कारक हैं। पाप ग्रहों की युति तेजी लेकर आती है, ये बुलिश सेंटीमेंट को ट्रिगर करने वाला है। मार्स उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में है, ये भी बुलिश है। अब अगले हफ्ते में नेगेटिव क्या लग रहा है, नेगेटिव ये लग रहा है कि मून अनुराधा में है यानी कि शनि के नक्षत्र में है, ज्येष्ठा में यानी कि बुध के नक्षत्र में है, मूला नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपद में है, शुक्र के नक्षत्र में है, ये बेरिश सेंटीमेंट लेके आता है। चंद्रमा जब जब वृश्चिक और धनु में आता है तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ी मंदी लेकर आता है। यहाँ पर क्योंकि हम डेली ट्रेडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इधर मार्स उत्तर भाद्रपद में है, ये बुलिश है, मरकरी पूर्व भाद्रपद में है, बेरिश है, वीनस भरनी में है, ये बेरिश है। टाइमिंग ऑफ ट्रांजिट एंड कंजंक्शंस अब आपके सामने आ रही हैं। 6 अप्रैल को सूर्य और जुपिटर 90 डिग्री पर रहेंगे, ये 3:49 पर सुबह 6 अप्रैल को, यानी कि मंडे के दिन 6 अप्रैल को ही वीनस भरनी नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी कि 5 की रात 1:07 को। 6 अप्रैल को ही मार्स उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, शनि ऑलरेडी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, ये दोनों ही एक नक्षत्र में आ जाएंगे, ये रात को 10:04 पे आएंगे। ये टाइमिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बाजार में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगी। इससे पहले संडे को 5 अप्रैल को जो है वो चंद्रमा स्कॉर्पियो में आ जाएंगे और स्कॉर्पियो में ही रहेंगे। फिर 8 अप्रैल को राशि बदलेंगे और
सुबह 5:53 पर धनु में आएंगे और फिर 10 अप्रैल को फ्राइडे के दिन शाम को कैप्रिकॉर्न में जाएंगे 6:03 पे। तो ये प्लेनेटरी साइकिल रहेगा। चंद्रमा का कैप्रिकॉर्न में आना हो सकता है बाजार को थोड़ा सा ऊपर ले जाए, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है वो सोने की राशि है, चंद्रमा इसको एक्टिव कर देंगे। लेकिन अगले हफ्ते में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, जो हमें ध्यान रखना है, वो है रुपी। रुपी गिरता है तो अल्टीमेटली गोल्ड सिल्वर में इसका असर नजर आएगा, जैसा हमने थर्सडे के दिन देखा है। बुलियंस में नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल चीज है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि यदि आरबीआई और ज्यादा इंटरवीन करता है, जैसे आरबीआई ने इंटरवीन किया थर्सडे को और रुपी गिर गया और रुपी बढ़ गया गोल्ड और सिल्वर के इसके डॉलर के मुकाबले में, यदि डॉलर के मुकाबले में रुपी और मजबूत होता है तो अल्टीमेटली इसका असर बुलियंस पे नजर आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको कॉमेक्स पे ग्रीन नजर आए और हमारे यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो जाए। तो ये चीज़ हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इसको नहीं ध्यान में रखेंगे तो अल्टीमेटली हमें लॉस हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक तरफ है, इसको देखिए, इसको टाइम फ्रेम के लिए देख सकते हैं, लेकिन बाकी फैक्टर, ईरान में वॉर चल रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है, तो वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन बातचीत के रास्ते भी खुले रहेंगे। एस्ट्रोसाइकिल क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है इस वीडियो के शूट होने के बाद ही कुछ ना कुछ बातचीत के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को खुलवाने के लिए लगी हुई हैं। परसों ब्रिटेन ने 40 कंट्रीज के साथ मुलाकात की है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस को डिप्लोमेटिक वे से या फोर्सफुल वे से खुलवाने के लिए चर्चा हुई है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ इसमें ये हुई है कि फ्रांस का पहला वेसल जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से निकला जंग शुरू होने के बाद। फ्रांस पहले माना जा रहा था कि वेस्ट के पाले में है, यानी कि अमेरिका के पाले में है, लेकिन फ्रांस ने अपना एयर स्पेस यूज़ नहीं करने दिया। इटली ने अपना जो है वो लैंड यूज़ नहीं करने दिया, एयर बेस यूज़ नहीं करने दिया। यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टेमर ने बोल दिया कि हम आपको ये लड़ाई हमारी नहीं है। तो अल्टीमेटली वेस्ट के ऊपर भी इसका बर्डन पड़ रहा है। सब जगह पर चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो 40 कंट्री इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया अब जो है वो ट्रोल कर रहा है अमेरिका को। फ्रांस एक साइड है, इटली एक साइड है, यूके एक साइड है, यूरोपियन कंट्रीज सारी एक साइड है, इंडिया भी उसका पार्ट है, इंडिया ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया था। तो अल्टीमेटली इसको खुलवाने के कोशिश भी जारी है। तो डिप्लोमेटिक वे से यदि स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलता है, क्रूड के ऊपर प्रेशर आएगा, क्रूड के ऊपर प्रेशर आता है तो अल्टीमेटली गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे, ये फंडामेंटल जरूर ध्यान में रखेंगे। बाकी एस्ट्रोलॉजी जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपको बता दी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइमिंग आपको बता दी है ट्रांजिट के। 3 कॉम्बिनेशन नेगेटिव बन रहे हैं, 3 कॉम्बिनेशन पॉजिटिव बन रहे हैं, इसलिए मुझे वोलेटाइल सेशन नजर आता है, लेकिन वोलेटाइल भी पॉजिटिविटी के साथ नजर आता है, क्योंकि जो बड़े ग्रह होते हैं ना उनका असर ज्यादा होता है। चंद्रमा तो टाइमली मूवमेंट है, एक नक्षत्र में आएगा, अगले में निकलेगा, फिर उसके चरण बदलेगा 6 घंटे बाद, उसका इंपैक्ट अपना अप्स एंड डाउन्स का हो सकता है, क्योंकि डेली ट्रेडर को तो यही देखना है कि मुझे मुनाफा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो डेली ट्रेड के हिसाब से हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स के साथ क्लोजिंग दे दे, लेकिन जो बड़े ग्रह का असर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा उस समय ज्यादा ग्रह या तो गुरु के नक्षत्र में है, या शुक्र के नक्षत्र में है, या बुध के नक्षत्र में है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि जिससे लग सकता है कि कम्युनिकेशन खुल जाए या चीजें जो है वो ओपन हो जाए। तो ये एक जरूर ध्यान में रखेंगे, बाजार को जरूर ध्यान में रखिए। एस्ट्रो को दीजिए वरीयता, दे दीजिए थोड़ी सी, सिर्फ इसको देखकर ट्रेड मत करिए, तो नहीं तो अदरवाइज नुकसान हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।